हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर होती हैं हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स में। ये है हमारी ये 6 फोर्सेस। फर्स्ट है वेट W इज इक्वल टू mg, सेकेंड है नॉर्मल रिएक्शन N, थर्ड है हमारी फ्रिक्शन, फोर्थ है हमारी टेंशन इन स्ट्रिंग, फिफ्थ है हमारी स्प्रिंग फोर्स एंड सिक्स्थ है हमारी सपोर्ट रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम इन तीन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। अब इन फोर्सेस की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम एफबीडी बना पाएँ, और उसके लिए हमें इनके बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि ये फोर्सेस कहाँ लगती हैं, कौन लगाता है और क्या इनका मेन पर्पस है लगने का। अब सबसे पहले हमारे पास आता है वेट W इज इक्वल टू mg। तो ये क्या है? इट इज़ अ बॉडी फोर्स। ठीक है, सो इट एक्ट्स ऑन द बॉडी बाय द अर्थ इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये बॉडी पर लगती है। कौन लगाता है इसको? अर्थ लगाती है। एंड इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये इसकी डायरेक्शन है। अब इसमें हम देखते हैं कुछ डायग्राम्स जो इसको समझने में हमें हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला हमारा, जैसे ये एक कोई ब्लॉक है मास m का, तो इसमें ये जो इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कौन लगा रहा है इसको? अर्थ लगा रही है और ये बॉडी पर लग रहा है। सेम इस केस में इंक्लाइंड प्लेन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इंक्लाइंड प्लेन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये कोई रिजिड बॉडी है, इसमें भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये था हमारा फर्स्ट फोर्स दैट इज वेट। अब हमारे सेकंड फोर्स है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन भी एक सरफेस फोर्स है। सरफेस फोर्स का मतलब कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा होगा वहाँ पर ये लगेगा। सो इट एक्ट्स ऑन द बॉडी बाय द कॉन्टैक्टिंग सरफेस एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब कि ये बॉडी पर लग रहा है। कौन लगा रहा है इसको? कॉन्टैक्टिंग सरफेस लगा रहा है। और कैसे लग रहा है? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब बॉडी पर लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसका बेसिक पर्पस क्या है? ये क्यों लग रहा है? तो इसका बेसिक पर्पस है प्रेसिंग इफेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। मतलब कि हो क्या रहा है कि कोई ब्लॉक है, जैसे ये ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक इस पर प्रेसिंग इफेक्ट डाल रहा है और उसके रिएक्शन में सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। अब नॉर्मल नाम से ही पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस, और ये रिएक्शन है। और ये लग क्यों रहा है? प्रेसिंग इफेक्ट की वजह से लग रहा है। अब ऐसे ही ये है, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो अब इंक्लाइंड प्लेन है तो इसके भी ये नॉर्मल लगेगा। अब ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ये नॉर्मल लगेगा और टूवर्ड्स द बॉडी लगेगा। ऐसे ये जैसे अब ये है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसमें ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, इसके भी ये परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल लगेगा एंड टूवर्ड्स द बॉडी लगेगा। और सेम अब इस केसेस में भी ये कोई ऐसे रेगुलर सरफेस है, तो इस पर भी ये ब्लॉक है, टूवर्ड्स द बॉडी एंड टूवर्ड्स द ब्लॉक एंड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस टूवर्ड्स द ब्लॉक, टूवर्ड्स द ब्लॉक एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम हमारी नेक्स्ट फोर्स पे आते हैं जो कि है हमारी फ्रिक्शन। अब इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी ड्राई फ्रिक्शन है। अब ड्राई फ्रिक्शन से हम ये समझते हैं कि ये फ्रिक्शन लिक्विड में नहीं लग रही, ये सिर्फ सॉलिड्स में लग रही है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो अ सरफेस फोर्स। जैसे नॉर्मल रिएक्शन एक सरफेस फोर्स था, तो ये भी एक सरफेस फोर्स है एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द कंटेनिंग सरफेस। तो मतलब जहाँ पर हमारी सरफेस है ये उसके अलोंग लगती है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन हमारा नॉर्मल टू द सरफेस लगता था, ये हमारा अलोंग द सरफेस लगती है। एंड इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। अब ये आई क्यों है एग्जिस्टेंस में? तो ये आई है ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की वजह से। सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक नोट को देखते हैं। वो नोट क्या है कि अब हमें ये पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो प्रेसिंग इफेक्ट की वजह से आता है। तो अगर प्रेसिंग इफेक्ट ज़ीरो है किसी केस में, तो वहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी ज़ीरो होगा। जैसे अगर हम देखें, इफ़ बॉडी इज जस्ट टचिंग द सरफेस बट नॉट प्रेसिंग इट। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये दिया होता है कि बॉडी सिर्फ टच कर रही है, वो प्रेस नहीं कर रही, तो उस केस में हम प्रेसिंग इफेक्ट ज़ीरो लेते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन भी हमारा उस केस में ज़ीरो होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन टॉपिक को। अब स्टैटिक फ्रिक्शन इट एग्जिस्ट
व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब यहाँ पर टेंडेंसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तभी लगती है जब टेंडेंसी हो रही हो रिलेटिव मोशन की, मतलब रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा बट रिलेटिव मोशन होने की कोशिश कर रहा है बिटवीन द बॉडी एंड द कंटेनिंग सरफेस, बट नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा बट बॉडी चाह रही है कि मैं रिलेटिव मोशन करूं विद रिस्पेक्ट टू कंटेनिंग सरफेस। अब इट ऑलवेज रेजिस्ट द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ये हमेशा रेजिस्ट करती है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो ये मतलब कि ऑपोजिट लगती है मोशन के। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फ्रिक्शन। अब ये कोई इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये धीरे धीरे मतलब जीरो से स्टार्ट होती है और अपनी लिमिटिंग स्टेट तक पहुंचती है, दैट इज म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ पर म्यू एस और एन क्या है, तो म्यू एस है हमारा कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, तो ये कोफिशियंट है। और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, जो हम पढ़ चुके हैं। अब इस पर एक जितनी हमने फोर्सेस देखी हैं उसके बेस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल ये है, जैसे अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं तो उसमें ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे पहला हमने फोर्स पढ़ा था वेट। अब वेट कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पर लगता है। कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। तो वही केस है, mg बॉडी पर लगा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सेकंड है, अब देखो इसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमने दो पढ़ी है अभी तक, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक अभी स्टार्ट करी है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो अभी हमने पढ़ी है, तो हमने पढ़ा है कि बॉडी पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, तो नॉर्मल टू द सरफेस और बॉडी पर लग रहा है। अब थर्ड हमने पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, सिर्फ टेंडेंसी हो। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि सरफेस रफ है यानी कि फ्रिक्शन होगी, और फिर हमने लिख दिया कि नो रिलेटिव मोशन। अब नो रिलेटिव मोशन से हमें पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रही होगी। तो हमने यहाँ पर अब मोशन इस साइड है, तो क्योंकि फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाई है वो लेफ्ट टू राइट लगाई है, तो राइट की तरफ मोशन होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगी, मतलब ऑपोजिट टू द मोशन लगेगी। अब हम चेक करते हैं जो हमने पढ़ा है। जैसे अगर हम अपनी अप्लाइड फोर्स है P वो ज़ीरो रखते हैं, मतलब कि मोशन है ही नहीं, ज़ीरो, मतलब जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, तो एफ भी हमारा ज़ीरो होगा, वो लगेगा ही नहीं। अब हमने P को 1 न्यूटन दिया, तो जब 1 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी तो मतलब अब टेंडेंसी ऑफ मोशन हो रही है, क्या पता मोशन हो नहीं रहा अभी तक, तो एफ भी हमारा 1 न्यूटन ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 टू म्यू एस इंटू एन होती है, जहाँ पर म्यू एस इंटू एन हमारा मैक्सिमम यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है। फिर हमने 2 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हुआ, 3 न्यूटन लगाया स्टैटिक फ्रिक्शन भी 3 हुआ, 4 लगाया 4 हुआ। तो अब म्यू एस इंटू एन तक जब तक हमने फोर्स लगाते गए और म्यू एस इंटू एन आ गया हमारे पास, तो हमारा पास म्यू एस इंटू एन आ गया। अब म्यू एस इंटू एन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो वहाँ पर हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगी। तो अप टू दिस अप्लाइड फोर्स रिलेटिव मोशन इज नॉट देयर, मतलब जब तक ये फोर्स रही उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं था, बट टेंडेंसी हो रही थी, कोशिश कर रहे थे मूव करने की पर मूव हुआ नहीं ब्लॉक। तो वो ये म्यू एस इंटू एन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर इससे ज़्यादा फ्रिक्शन हो गई, मतलब इससे ज़्यादा हमने वैल्यू अप्लाइड फोर्स लगा दिया, तो फिर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आ जाएगी। सो अब हम देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो एनर्जी लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। और क्यों नहीं हो रहा एनर्जी लॉस, बिकॉज हमारा जो मास है वो मूव ही नहीं कर रहा, जो ब्लॉक था वो मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ टेंडेंसी में था। अब व्हेन टेंडेंसी और मोशन इज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा टेंडेंसी हो जाए या मोशन हो जाए तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और तब काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आ जाएगी। मतलब जब वैल्यू अप्लाइड फोर्स की म्यू एस इंटू एन से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बंद हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन को। सो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब मोशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो इट एग्जिस्ट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। इट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन, अब ये भी रेजिस्ट करता है रिलेटिव मोशन को बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो वही केस है, mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब यहाँ पर क्या है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन उसको अपोज करेगी।
अब हमने यहाँ पर P फोर्स लगाई हुई है। अब ये जो फोर्स है ना, ये कैसी है, कांस्टेंट फोर्स है, मतलब इट इज़ अ कांस्टेंट फ्रिक्शन। कांस्टेंट है, जैसे उसमें हम देख रहे थे कि वो वेरिएबल फ्रिक्शन थी, उसकी 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक वैल्यू थी, बट इस फोर्स की म्यू के इंटू एन ही वैल्यू है, मतलब ये कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन है। सो जहाँ पर म्यू के क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और एन क्या है नॉर्मल रिएक्शन। अब एक और पॉइंट है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन एनर्जी लॉस इज देयर। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि मोशन हो रहा है तो उस वजह से एनर्जी लॉस है, और अगर एनर्जी लॉस है तो हम बोल देते हैं कि ये कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है और स्टैटिक फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है। सो अब हम पढ़ते हैं रीजन ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन टू बी एग्जिस्ट। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो चीज़ है जो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को लेकर आ रहा है। और इसमें हम देखेंगे अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो म्यू एस भी हो सकता है और म्यू के, क्योंकि हमने पढ़ा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो म्यू एस इंटू एन है, मतलब वो म्यू एस पे डिपेंड कर रही है, और एन हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन है। ऐसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन का अगर हम देखें तो वो है म्यू के इंटू एन। तो मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वजह से ही स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। अब हमें ये पता है कि एनी सरफेस इज़ नॉट आइडियली स्मूथ, कोई भी सरफेस आइडियली स्मूथ नहीं होती, मतलब कि इन सब में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ आती हैं। तो वही है कि एवरी सरफेस इज़ हैविंग सरफेस रफनेस, मतलब कि उनमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। अब जैसे ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, इनके बीच में कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है या इनमें टेंडेंसी है, तो इनमें ये इरेगुलरिटीज़ हैं। अब इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से इंटरलॉकिंग पैदा हो जाती है। अब ये इंटरलॉकिंग क्या करती हैं, यही अपोज करती हैं एक तरह से, यही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसी इंटरलॉकिंग पर डिपेंडेंट होता है। सो हम कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस या म्यू के डिपेंड्स अपॉन सरफेस इरेगुलरिटीज़। तो जो ये सरफेस इरेगुलरिटीज़ हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा इस पर डिपेंड करता है। सेकंड, हाउ दिस इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक। अब ये कैसे, ये एक इरेगुलरिटी है और ये एक इरेगुलरिटी है, तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी। तो कितनी ये इंटरलॉकिंग हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। थर्ड है नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग, अगर ये इंटरलॉकिंग ज़्यादा हुई तो उस वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हुई मतलब कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। अब अगर हमने कोई ब्लॉक मूव कराना है तो ये तो अपोज करती है फोर्स, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उस वजह से क्या होगा, हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अगर हमने एक ब्लॉक को मूव कराना है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर कम होगा तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ना थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब हायर वैल्यू होती है इसकी देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, वाई? सो इसलिए होता है व्हेन द रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स देन एवरी इंटरलॉकिंग इज स्लाइटली डिक्रीज्ड। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में हम वैल्यू लगा रहे थे पी, अब जब मोशन स्टार्ट हो गया तो एकदम यहाँ पर जर्क आया और इसने इस इंटरलॉकिंग को थोड़ा सा मतलब डिफॉर्म कर दिया, तोड़ दिया। तो उस वजह से क्या हुआ, अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है उस वजह से। सो बिकॉज ऑफ दैट म्यू के इज स्लाइटली डिक्रीज्ड एज कम्पेयर टू म्यू एस। अब ये ग्राफ है जो फ्रिक्शन का एक पूरा अच्छा ग्राफ है। अब इसमें क्या है, ये हमारी फ्रिक्शन है और ये हमारी पी अप्लाइड फोर्स है। अब पहले क्या होगा, पहले बॉडी रेस्ट पर थी, अब हमने उस पर फोर्स अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो उस वजह से उसमें थोड़ा फ्रिक्शन भी बढ़ती रही। हमने ये भी पढ़ा है कि म्यू एस क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है, तो वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हमने अप्लाइड फोर्स भी बढ़ाते रहे, ये भी बढ़ती गई। अब ये लिमिटिंग वैल्यू तक आ गई। वो लिमिटिंग वैल्यू क्या थी हमारी, म्यू एस इंटू एन। अब वो जब इस वैल्यू पे आ गई तो अब उसके बाद क्या हुआ, मोशन स्टार्ट होने की कगार पर आ गया। अब उस वजह से क्या हुआ, जो इंटरलॉकिंग है वो डिफॉर्म हो गई, वो थोड़ी टूट गई, और उससे हमारी वैल्यू जो म्यू के इंटू एन की वैल्यू है वो कम हो गई, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। अब म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है, तो वो म्यू के इंटू एन रहेगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमारी वेरिएबल फोर्स है, वो 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक रहेगी। अब हमारे पास एक नोट आता है, वो नोट ये है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो हम सिर्फ म्यू एस और म्यू के की वैल्यू म्यू ही ले लेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो अब हम देखते हैं नोट
तो हमारे पास दो तरह की सरफेस फोर्स हैं, एक तो है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है हमारे पास फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है नॉर्मल टू सरफेस और फ्रिक्शन एक्ट करती है अलोंग द सरफेस, और दोनों ही सरफेस फोर्स हैं। सो द वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। मतलब कि आर वेक्टर क्या है, इज इक्वल टू एन वेक्टर है प्लस एफ वेक्टर है, जहाँ एन वेक्टर हमारा नॉर्मल रिएक्शन है और एफ वेक्टर हमारा फ्रिक्शन वेक्टर है। अब फ्रिक्शन दो तरह की हो सकती है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब ये एक हमें ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक में अगर हम देखें तो ब्लॉक कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे है, मतलब दो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी, ये रफ भी है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन और एक एफ एस होगी। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो हमारा टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब वेक्टर सम ऑफ एन एंड एफ एस इज टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स या सिंपली कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इसको डिनोट करते हैं फाई एस से। सो इट इज़ द एंगल बिटवीन द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। कब? व्हेन द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब कि जब हमारी जो एफ एस मैक्स हो। एफ एस मैक्स क्या था, अब हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है जिसकी बिल्कुल मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जिसकी म्यू एस इंटू एन है। तो जब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग स्टेज पर हो, जब वो मैक्सिमम हो, तब जो एंगल बनेगा टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, वो एंगल हमारा एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब हमें पता है कि इसका एक साइन कंपोनेंट है और एक कोस कंपोनेंट है। अब ये जो साइन कंपोनेंट है वो क्या है, आर साइन फाई एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, और एक कोस कंपोनेंट है वो है हमारा आर कोस फाई इज इक्वल टू एन। तो आर से आर कट गया और एफ एस मैक्स की हमारी वैल्यू क्या थी, म्यू एस इंटू एन, तो एन से एन कट गया, तो हमारे पास आता है tan फाई एस इज इक्वल टू म्यू एस। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाई के। सो ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन। जब बॉडी हमारे रिलेटिव मोशन में होगी, मतलब कि मोशन हो रहा है, तब जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब देखो ये आर है, सो आर का जो कोस कंपोनेंट है वो है एन, सो आर कोस फाई इज एन, एंड आर का जो साइन कंपोनेंट है वो है हमारा एफ के, जो यहाँ पर लग रही है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। तो आर से आर कैंसिल हुआ और एन से एन कैंसिल हुआ, ये बन गया टेन फाई के, और टेन फाई के हमारा इक्वल आ गया म्यू के। सो हमने देखा कि म्यू के इज इक्वल टू टेन फाई के एंड म्यू एस इज इक्वल टू टेन फाई एस। तो अब अगर ये दिया हो, हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल दिया हो, और वो एंगल है कि इफ़ वन एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज गिवन इन द क्वेश्चन, सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है फ्रिक्शन का, तो उस टाइम पे हम फाई एस इज इक्वल टू फाई के इज इक्वल टू फाई ले लेंगे। अब हमें पता है कि जो फाई एस है वो इक्वल होता है टेन इनवर्स म्यू एस के, और फाई के इक्वल होता है, जो अभी हमने किया वो इक्वल होता है टेन इनवर्स म्यू के। तो ये दोनों इक्वल हैं तो इनके टेन इनवर्स भी इक्वल होंगे, यानी कि म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के भी इक्वल होंगे, और वो इक्वल होंगे हमारे टेन फाई के। तो यहाँ पर हमने फ्रिक्शन टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग, और हमारे दो टॉपिक और रहते हैं, दैट इज़ स्प्रिंग फोर्स एंड सपोर्ट रिएक्शंस। तो इनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।